दोस्तों नमस्कार। मैं के.आर. फौजदार एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल वाईफाई एक्ट में यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम पीछे पढ़ रहे थे मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल में हमने शुष्क मरुस्थल का पार्ट कंप्लीट कर लिया लगभग। अब हम आते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल पर। अर्धशुष्क मरुस्थल के बारे में मैंने आपको बताया कि 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच में पाए जाने वाला जो क्षेत्र है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लेकर के 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच में पाए जाने वाला जो क्षेत्र है उसे हम अर्धशुष्क मरुस्थल के नाम से जानते हैं। इस मरुस्थल को हमने देखा 4 उपभागों में अध्ययन के लिए बांटा था। नंबर 1 घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान जिसका वर्गीकरण हमने पिछली क्लास में देख लिया था। दूसरा नंबर आता है शेखावाटी क्षेत्र या अंतः प्रवाही क्षेत्र। इसका वर्गीकरण अभी हम इस क्लास में देखेंगे। तीसरा पार्ट है लूनी का मैदान जिसको हम गोडवार प्रदेश भी कहते हैं, गोडवार प्रदेश के नाम से जानते हैं। और चौथा पार्ट है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि जिसे हम बांगर क्षेत्र कहते हैं। तो अभी वर्गीकरण हम करते हैं शेखावाटी क्षेत्र का। देखिए शेखावाटी का जो क्षेत्र है ये झुंझुनू, चूरू और सीकर, ये वाला जो पार्ट है इसको हम शेखावाटी का क्षेत्र कहते हैं। तो शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू और सीकर ये 3 जिले प्रमुखतः आते हैं और बाकी इसका कोई बॉर्डर लाइन पे लगा हुआ जिला है जैसे थोड़ा नागौर का पार्ट है उसको इसमें शामिल कर सकते हैं। इस भाग की विशेषता ये है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा नदियाँ नहीं बहती पहली बात तो, और इसकी एकमात्र नदी है जिसको हम कांतली नदी कहते हैं। इस कांतली नदी का जो उद्गम है, हालांकि नदियों का वर्गीकरण हम अगले चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखें, इस कांतली नदी का उद्गम जो है वो सीकर जिले में श्री माधोपुर तहसील के अंदर खंडेला नामक स्थान पर कुछ पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों से माना जाता है या होता है। यहां से ये नदी चलती है और आगे झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी प्लेस से होकर के ये जब गुजरती है तो इस उदयपुर वाटी में आकर के इसे तोरावाटी का मैदान कहते हैं या तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं जिनको तोरावाटी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। यदि आप मैप में देख पा रहे हैं तो इस जगह तोरावाटी पर्वत है, तो यह तोरावाटी पर्वत भी है और तोरावाटी मैदान जो बनाती है वह कांतली नदी बनाती है। यहाँ से ये नदी आगे झुंझुनू की जो लास्ट सीमा है, स्थान है मंडरेला। इस मंडरेला नामक स्थान तक ये बहते हुए जाती है। इसके बाद ये रेत में अपना पानी छोड़ देती है या यूं कहें कि अंतः प्रवाह के रूप में बदल जाती है। इसीलिए इस क्षेत्र को अंतः प्रवाही क्षेत्र कहा है। इसका पानी न तो किसी सागर में गिरता है, ना झील में गिरता है, ना किसी नदी में जाकर के मिलता है। तो ये अंतः प्रवाही क्षेत्र यहाँ मंडरेला के पास में पाए जाने वाले जो रेत के टीले हैं, मरुस्थलीय भाग है, उसमें विलीन हो जाता है और इसके बाद ये चूरू की सीमा लग जाती है, चूरू जिले की सीमा लग जाती है इस तरीके से। तो चूरू की सीमा पे जाकर के ये विलीन हो जाती है, लेकिन चूरू में प्रवेश नहीं करती है। अतः चूरू और बीकानेर 2 ऐसे जिले हैं राज्य में, राजस्थान में,
जहां किसी भी प्रकार की कोई नदी नहीं बहती है, कोई भी नदी नहीं बहती है, तो वो ऐसे दो जिले हैं चूरू और बीकानेर। इन स्थानों पर, चूरू और बीकानेर के बीच में या स्थानों पर जो जल के भराव क्षेत्र होते हैं, उन जल के भराव क्षेत्रों को सर के नाम से जाना जाता है या सरोवर के नाम से जाना जाता है। सर के एग्जाम्पल बीकानेर में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे जस्सू सर, नथु सर, जसरा सर, हरना सर। ये सर का स्थान जो है उसका संबंध जल भराव क्षेत्र से कैसे है? आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब नलकूपों का विकास नहीं हुआ था, तो उस समय वर्षा के ऊपर मानव आधारित था। उस समय जब यहाँ इन टीलों के बीच में पानी भर जाता था, तो उसके किनारे वह अपना जीवन यापन झोपड़पट्टी बना करके करता था, क्योंकि पानी मानव की एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना नहीं रहा जा सकता। भोजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। तो ऐसे स्थानों के किनारे किनारे उन्होंने रहना प्रारंभ कर दिया, और उन स्थानों पर ही धीरे धीरे गांव, बस्तियां और शहर बस गए, जिनको आज जस्सू सर, नथु सर, जसरा सर, हरना सर, ये सर, वो सर, इस तरीके के कई नामों से आज हम जानते हैं। तो सर और सरोवर का संबंध जो है वो चूरू और बीकानेर में है। इसी प्रकार से चूरू में जल संरक्षण के लिए एक बहुत विशेष पद्धति पाई जाती है, जिसको हम टांका कहते हैं। आज के डेट में ये टांका पूरे राजस्थान में बनाया जाने लगा है, क्योंकि राजस्थान में पूरे में ये पानी की कमी हो रही है। लेकिन इसका जो प्रारंभ हुआ वो चूरू जिले से हुआ, क्योंकि यहाँ पानी का कोई ज्यादा सोर्स नहीं था बारिश के अलावा। तो घर का जो पानी होता था उसको घर के मध्य में, आंगन के बीच में एक टांका बना करके इसको एकत्रित कर लिया जाता था, जिसको साल भर काम में लेते थे। ये कच्चे और पक्के दो तरीके के टांके होते हैं। पहले कच्चे टांके होते थे, आज की डेट में ये पक्का टांका, टैंक जिनको हम बोलते हैं, होने लगे हैं। इसके साथ में ये देखिए शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कुछ झीलों के भी नाम हैं, छोटी छोटी झीलें पाई जाती हैं। इन झीलों के अंतर्गत जैसे रेवासा झील है सीकर के अंदर, ताल छापर झील है, ताल छापर झील है चूरू के अंदर, पड़ीहारा झील है चूरू के अंदर, और चूरू में ही इस ताल छापर में एक उद्यान भी है, अभयारण्य भी है, जिसको हम ताल छापर अभयारण्य के नाम से जानते हैं, जो शेखावाटी का एकमात्र क्या है, अभयारण्य है। तो ये कुछ झीलें हैं, जैसे रेवासा है, ताल छापर है, पड़ियारा है, आदि झीलें पाई जाती हैं। इस शेखावाटी क्षेत्र में पानी के जो कच्चे कुएं पाए जाते हैं उनको जोहड़ के नाम से जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि जोहड़ क्या है। तो जोहड़ क्या है? तो जोहड़ है एक कच्चे पानी का कुआं, यानी पानी का पक्का कुआं नहीं बल्कि कच्चा कुआं, कोई जिसको कह रहे हैं उसको जोहड़ कहते हैं। सीधा संबंध होगा पानी का कच्चा कुआं या कच्चा कुआं क्या कहलाता है? जोहड़ कहलाता है। ये कहाँ पाया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में दूसरा एक शब्द होता है बीड़। बीड़ जो शब्द है इसका अर्थ होता है जंगल। तो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पशुचारण के क्षेत्र होते हैं, पशुचारण के जो क्षेत्र रहते हैं उनके हम क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। अब इनसे मिले जुले शब्द कई बार कंफ्यूजन के लिए होते हैं, जैसे एक होता है जोहड़ बीड़। जोहड़ बीड़ क्या है? तो जोहड़ बीड़ बीकानेर के अंदर ऊष्ट अनुसंधान केंद्र है। ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र है। तो जोहड़ तो क्या है? कच्चा कुआं। बीड़ क्या है? जंगल शेखावाटी में। और जोहड़ बीड़ क्या है? बीकानेर में ऊंट अनुसंधान केंद्र है। इसी प्रकार से एक शब्द है बीहड़। बीहड़ क्या है? धौलपुर जिले में पाए जाने वाले, धौलपुर जिले में पाए जाने वाले ऊंची नीची खड्डे वाली भूमि, नीची भूमि जहां जंगल भी पाए जाते हैं, सुनसान क्षेत्र क्या कहलाते हैं? बीहड़ कहलाते हैं। ज्योग्राफी में इनको बैडलैंड टोपोग्राफी
के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात उत्खात भूमि भी कहते हैं। इसके साथ में इनसे एक मिलता जुलता एक शब्द और है, कुंवारी बीहड़। ये कुंवारी बीहड़ चंबल के क्षेत्र में पाया जाता है, बारां जिले में। बारां जिले में चंबल के जो सहायक नदियां हैं उनके जो पास में कृषि क्षेत्र जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, कुंवारी बीहड़ कहते हैं, कुंवारी बीहड़। तो ये एक जैसे शब्द मिलने वाले हैं, हालांकि इसमें इन दो का संबंध शेखावाटी से है। तो जोहड़ क्या है, तो कच्चा कुआं है। बीड़ क्या है, तो जंगल और पशुचारण है शेखावाटी में। और जोहड़ बीड़ क्या है, तो बीकानेर में ऊंट अनुसंधान केंद्र है। अब बीहड़ क्या है, तो धौलपुर सवाई माधोपुर में पाए जाने वाले ऊंचे नीचे भूमि के खड्डे वाली भूमि के भाग। और कुंवारी बीहड़ क्या है, तो चंबल और उसकी सहायक नदियों का खास तौर से बारां जिले में उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाए जाने वाला कृषि क्षेत्र क्या कहलाता है, कुंवारी बीहड़ कहलाता है। तो इस तरीके से शेखावाटी के अंतर्गत ये आपका जो मैटर है शेखावाटी संबंधित या शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित जो अर्ध शुष्क क्षेत्र में शेखावाटी क्षेत्र अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, उसकी बातें होती है। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है आपके तीसरा पार्ट लेते हैं, लूनी बेसिन। लूनी बेसिन की बात करते हैं तो लूनी बेसिन में लूनी नदी का क्षेत्र प्रमुख होगा। इसको हम गोडवार क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, गोडवार। एक्चुअली में गोडवाड़ी एक भाषा है, यहाँ बोली जाती है, मारवाड़ी का पार्ट है। तो गोडवारी भाषा के आधार पर इसे गोडवार क्षेत्र कहते हैं। इसमें जालोर है, थोड़ा पाली का क्षेत्र है, उदयपुर है, सिरोही है, ये जिले प्रमुख रूप से गोडवार क्षेत्र में आते हैं या गोडवाड़ी भाषा यहाँ बोली जाती है। तो ये लूनी जो नदी है, इस लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको पता है नागपाड़ से। नागपाड़ से यह नदी निकलती है, इसको हम सागरमती के नाम से जानते हैं। सागरमती नदी के नाम से जानते हैं या उद्गमित होती है। बाद में इसको हम क्या कह देते हैं, लूनी नदी कहते हैं। यह नदी देखिए अजमेर से निकल करके, अजमेर से जब ये नदी निकलती है तो पहले स्टार्टिंग में ये क्या होती है, थोड़ी उत्तर की ओर बहती है, लेकिन उसके बाद ये वापस पुणे दक्षिण पश्चिम की तरफ आती है। ये पहले उत्तर की ओर जा रही है, तो पहले ये उत्तर की ओर निकलती है। नदियों का पार्ट अलग लेंगे हालांकि, तो उत्तरी दिशा में बहती है। उसके बाद में ये दक्षिण पश्चिम में बहती है, दक्षिण पश्चिम में बहते हुए और ये आगे चली जाती है। तो यह जोधपुर, अजमेर, सबसे पहले तो अजमेर, अजमेर के बाद जोधपुर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर आदि जिलों में ये बहती है। अब देखिए इस नदी का जो सहायक नदियां हैं, उस सहायक नदियों के साथ में इन सहायक नदियों में जैसे बात करते हैं हम, सबसे पहले यदि अपन देखते हैं तो लीलड़ी नदी आती है, लीलड़ी। फिर उसके बाद में बात करें बांडी आती है, गुहिया आती है, गुहिया आती है, मीठड़ी आती है, जवाई आती है, जवाई नदी आती है और सुपड़ी नदी आती है। तो ये नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। इनमें से यदि हम एक नदी की बात करते हैं, जोजड़ी नदी, जोजड़ी जो नदी है ये इसकी राइट हैंड से मिलने वाली नदी है। नदियों के पार्ट में अपन आगे पढ़ेंगे। तो जोजड़ी नदी और इसकी राइट हैंड से, बाकी सारी की सारी नदियां लेफ्ट हैंड से इस पर आकर के मिलती है। तो इन नदियों का जो सहायक क्षेत्र होगा ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, लूनी बेसिन कहलाता है। इस लूनी बेसिन का मुख्य जो पार्ट है लूनी नदी का, बात ये हो रही है
लूनी बेसिन, जब बेसिन शब्द आ रहा है तब इसमें ये सारी नदियों का क्षेत्र शामिल हो गया, लेकिन जब केवल लूनी की बात की जाए तो इसका लगभग 41.5% जो भाग है वो अकेली लूनी नदी के द्वारा घेरा जाता है या बनाया जाता है या अपवाह क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत यदि हम आगे देखें तो ये इसका जो बहाव क्षेत्र है वो आप देख रहे हैं, मैंने पीछे भी बताया कि उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की तरफ इस तरीके से उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की तरफ ये चलती है और यहाँ ये बहती है। इस क्षेत्र में आगे चले हम तो यहाँ देखिए दो प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। एक प्रकार की चट्टान होती है जिनको हम चूने से निर्मित चट्टान कहते हैं, चूने से निर्मित चट्टान कहते हैं, चूने से निर्मित चट्टान। दूसरी चट्टानें होती हैं ग्रेनाइट चट्टान। तो जालौर जो जिला है उसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जालौर जिले में ग्रेनाइट की चट्टानें अधिक पाई जाती हैं, जबकि चूने की जो चट्टान है वो बिलाड़ा के अंदर, बिलाड़ा जोधपुर में आता है। इसके अलावा ज्योति के अंदर, ज्योति बिलाड़ा है, ज्योति है ये गांव के नाम है। इसके अलावा बोरुंदा के अंदर, बोरुंदा, इस प्रकार के ये गांव हैं जिनको हम जो कि चूने की चट्टानें पाई जाती हैं या जिन स्थानों पर चूने की चट्टानें पाई जाती हैं। लेकिन बात करते हैं ग्रेनाइट की चट्टानों की, तो ग्रेनाइट की चट्टानें देखिए हेमावास पाली जिले में पड़ता है, हेमावास का एक बांध भी है, हेमावास है। इसके अलावा बाम्बोलाई है, बाम्बोलाई है। ऐसे जो प्लेस है मांडलिया, मंडफिया चित्तौड़ में पड़ता है और मांडलिया आपका, मांडलिया ये आपका पाली जिले में। तो मांडलिया के अंतर्गत ग्रेनाइट की चट्टान पाई जाती है, इसलिए ग्रेनाइट की चट्टानों के आधार पर ही जालौर जिले को क्या कहा जाता है, ग्रेनाइट सिटी का नाम दिया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है इसमें देखिए ये जो आपको प्लेस दिख रहा है, इस प्लेस की यदि हम बात करते हैं तो ये प्लेस 150 मीटर तक ऊंचाई वाला है। पीछे भी मैंने आपको बताया था, एकदम ग्रीन पार्ट जो है वो 150 मीटर की ऊंचाई को दिखा रहा है, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार की ये जो ढाल है इसका वो यहाँ आता है। एक प्लेस है जिसको हम बालोतरा कहते हैं, बालोतरा। एक दो बार परीक्षाओं में भी पूछा हुआ है कि नदी के पेटे से नीचे स्थित कौन सा शहर है निम्न में से, तो वो शहर उसमें ऑप्शन था बालोतरा। रीजन क्या है, देखिए ये वाला जो प्लेस है, इस नदी का पेटा जो है ये 300 मीटर ऊंचा है और इस प्लेस में यहाँ की हम बात करते हैं तो ये 150 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ जब ये नदी का पेटा 300 मीटर ऊंचा है तो यहाँ पर ये 150 मीटर ही, क्योंकि ये कोई मेहनत छापा नहीं है, ये राजस्थान मानचित्र जो बनाया हुआ है ये आपका इंडियन मैप सर्वे के द्वारा बनाया हुआ है। तो इसमें एकदम स्पष्ट दिखाया हुआ है कि ये क्षेत्र जो ग्रीन पार्ट है ये 150 मीटर ऊंचा है। तो इस प्लेस में ये आता है, ये बाड़मेर आपका मुख्य जिला हेडक्वार्टर हो गया और इधर पड़ता है आपका बालोतरा। तो इस लूनी नदी में देखिए आप शुरू से लेकर के यहाँ जब वर्षा होती है अजमेर जिले में तो पानी वर्षा का मीठा होता है, तो इस मीठे पानी के रूप में ये बहती है। लेकिन जब ये बालोतरा पर पहुंचती है तो बालोतरा के बाद ये पानी कैसा हो जाता है, लवणीय हो जाता है या खारा हो जाता है। अब खारा क्यों हो जाता है, इसमें कौन नमक डालता है, तो देखिए ये वाला प्रदेश पूरा का पूरा जो प्रदेश है जिसमें जालौर है, बाड़मेर है, पीछे हमने पढ़ा था कि मरुस्थल जो है वो तैथिस महासागर का भाग है, तैथिस महासागर का भाग है। तैथिस महासागर का भाग है तो महासागर में NaCl, MgCl, NaCl और MgCl पाया जाता है, अर्थात नमक पाया जाता है। तो इस भाग में जो पानी था वो पानी वाष्पीकृत हो गया, लेकिन नमक के कण कभी भी वाष्पीकृत नहीं होते हैं और वो नमक के कण इस भाग में रह गए, यहाँ के पृथ्वी पर रह गए, भूमि पर रह गए और वो कण कहीं ऊपरी परत के रूप में नहीं बल्कि आंतरिक भागों तक उसमें समाये हुए हैं। अब जैसे ही बारिश होती है वो पानी के साथ में घुल जाते हैं,
छोटे छोटे नदी नालों के द्वारा वो मिल करके मिलते 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 और आगे पहुंच जाते हैं कहाँ पर, लूनी नदी में। लूनी नदी में जाकर के जब पानी, नमक का पानी मिलता है तो उसका कुछ जो टेस्ट है वो खारापन में बदल जाता है या उसकी लवणता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस भाग में ये पानी जो है आपका खारा हो जाता है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और है इस क्षेत्र में कि इसकी सीमाएं क्या है लूनी के बेसिन की, ऐसा प्रश्न एक बार पूछा हुआ भी है और उसके बारे में देखिए। यदि इस लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा की अपन बात करते हैं तो देखिए अरावली ये पर्वतमाला है और अरावली पर्वत से सारी नदियां निकल रही हैं। यहाँ पर एक पर्वत का नाम है काला भरा डूंगर। डूंगर का मतलब पहाड़ी। तो पूर्वी सीमा जो है वह काला भरा डूंगर के द्वारा निर्धारित की जाती है। पूर्वी सीमा अर्थात काला भरा डूंगर तक तो इसको क्या कहा जाता है, लूनी का मैदान कहा जाता है, लूनी मैदान कहा जाता है। और इसके बाद में अरावली माना जाता है, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं माना जाता है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो प्रश्न पूछा था वो ये था कि प्लेस थे, जैसे देखिए अजमेर के अंदर एक प्लेस आता है पीसांगन, इसके अलावा है सराधना, इसके अलावा लील्यावास, इसके अलावा आपका सीरावास, ऐसे गांवों के नाम दे रखे थे। तो इस क्षेत्र में जो लूनी का भाग है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अंतर पर्वतीय मैदानी क्षेत्र। अंतर पर्वतीय मैदानी क्षेत्र। ये क्वेश्चन 2017 के ग्राम सेवक की कोई एग्जाम हुई उसके अंदर ऐसा प्रश्न पूछा हुआ था। तो किस नाम से जाना जाता है, पीसांगन, सराधना, गांव के नाम बाकायदा उसमें दिए हुए थे परीक्षा में। लील्यावास, सीरावास आदि में पाए जाने वाला जो मैदान है वह किस नाम से जाना जाता है, तो अंतर पर्वतीय मैदान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या होता है, अंतर पर्वतीय का मतलब है एक पहाड़ी ये है और एक पहाड़ी ये है, इन दोनों के बीच में पाए जाने वाला मैदान प्लेन भाग, दोनों तरफ पहाड़ियां हैं और इन दोनों के बीच में ये मैदान है, तो इसको अंतर पर्वतीय भाग कहा जाता है। कहां पर है, तो अजमेर और पाली जिले में, अजमेर व पाली जिले में। एक अगला क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक में कभी पूछा हुआ प्रश्न है। एक प्लेस है पाली जिले में सेंद्रा। सेंद्रा के पास में ग्रेनाइट की चट्टान है और इन ग्रेनाइट की चट्टानों से कुछ आकृतियां बन गई हैं उनके अपर्दन के कारण। ग्रेनाइट की चट्टान है और उनमें बीच बीच में जो बालू के भाग थे या कमजोर भाग थे वो हवा से, पानी से, बारिश से, ताप से कट करके दूर हो गए। तो इस सेंद्रा रेलवे स्टेशन के समीप पाई जाने वाली जो ग्रेनाइट की चट्टान है, इनका जो आकार है वो कैसा हो गया है, देखिए। कभी तो कोई चट्टान सर्प के फन के समान दिखाई देती है, कभी कोई ब्लू व्हेल मछली की तरह बड़ी दिखाई देती है। तो विभिन्न प्रकार के आकार दूर से देखने पर दिखाई देते हैं। ये है पाली जिले के अंदर। तो पाली जिले के सेंद्रा में ग्रेनाइट की ऐसी चट्टानें किस रूप में दिखाई देती हैं, तो सर्प के फन के समान और ब्लू व्हेल के आकार के समान। अतः यहाँ पर जब पत्थर का यहाँ पर ऐसा रूप दिखाई देता है तो लोग उसे देखने आते हैं और इसके आधार पर यह क्या बनाया जा रहा है, राज्य सरकार यहाँ क्या बना रही है, स्टोन पार्क विकसित कर रही है। स्टोन पार्क विकसित कर रही है। ये प्रश्न आगे आ सकता है परीक्षाओं में, स्टोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो सेंद्रा में। ये प्रश्न आ चुका है, किन आकारों में दिखाई देता है। अब स्टोन पार्क का मतलब पत्थर का पार्क है, वहां कोई अपन आगे से कोई पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे बल्कि वो पत्थर की संरचनाएं हैं
जो दूर से देखने पर कैसी दिखाई देती है, सर्प के समान, मछली के समान, कोई और दूसरे जानवरों के समान देखने को मिलती है। ये बात थी इसकी। इस तरीके से आपका ये एक पार्ट होता है जिसको अपन कह रहे थे क्या, लूनी बेसिन। लूनी बेसिन के बाद में नेक्स्ट अगला पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं, आप इसका अगर पिक लेना चाहे तो ले सकते हैं आधा मिनट में। इसके बाद अगला पार्ट आता है, इसका चौथा भाग, अर्धशुष्क मरुस्थल का चौथा भाग है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि देखिए नागौर जिले में स्थित है। इसको बांगर का क्षेत्र कहते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां पर नदी का पानी चढ़ जाता है उसको तो हम खादर कहते हैं, और जहां पानी नहीं चढ़ता है उसको हम बांगर कहते हैं। तो बांगर क्या होता है, जहां पानी नहीं पहुंचता है, पानी नहीं पहुंचता है। और खादर क्या होता है, जहां पानी प्रति वर्ष पहुंचता है। ये दो शब्द हैं। और भावर क्या होता है, एक शब्द ये भी होता है भावर, जहां 12 महीने पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है, यानी लबालब रहता है, उसको कहते हैं भावर। तो इसमें पत्थर की चट्टान होती है, और तराई जो क्षेत्र होता है ये भी पानी से लबालब रहता है, लेकिन इसमें चट्टान नहीं होती है, चट्टान नहीं होती है। अपना काम इससे है, बांगर से। ये है आपका नागौर जिला। देखिए यहां से लूनी नदी अगर इस तरफ ये ऊंचा नहीं होता तो ये लूनी नदी इधर आ जाती, ऊपर चली जाती। अब अपन मैं आपको एक प्राकृतिक मानचित्र में रंगों का मतलब समझा चुका हूं कि ग्रीन रंग जो दिख रहा है वो 150 मीटर का है, उससे हल्का जो दिख रहा है वो 300 मीटर का है, और पीला है वो 300 से ज्यादा यानी 600 मीटर का है, और उससे ज्यादा और ज्यादा गहरा हो रहा है वो 900 मीटर का है। इसका मतलब यहाँ से ये अजमेर से जो नदी निकल रही है उस नदी की ऊंचाई अगर अपन देखते हैं तो पीले भाग में अर्थात 600 मीटर और उससे अधिक है, 600 मीटर और उससे अधिक है। लेकिन जैसे ही आगे चली ये नदी तो इस तरफ को इसको कम यानी 300 मीटर की ऊंचाई मिली, तो कभी भी पानी क्या होता है ढाल की तरफ बहता है तो वो आराम से इधर को लौट आया। अब आगे यहाँ का आप नागौर का भाग देखेंगे, ये नागौर और ये अजमेर, ये पूरा भाग इधर का भाग ये वाला, तो ये पीला रंग दिख रहा है, इसका मतलब ये 600 मीटर है। तो पानी 600 मीटर कम से कम, और 600 मीटर से ज्यादा, और 900 मीटर से कम, 900 मीटर से कम। तो अब इधर को ये नदी इसलिए नहीं गई। हम सोचते हैं कि ये लूनी नदी ऐसे क्यों आई, तो इसका रीजन ये है, देखिए स्पष्ट दिख रहा है, पीले से हरे में आ रहा है, तो इसलिए ये नदी इधर को आ गई, तो ये उच्च भूमि हो गई। और ये जो नागौरी उच्च भूमि, अगला क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में, नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आंसर होगा 500 से 600 मीटर। 500 हो सकता है ऑप्शन में, 600 हो सकता है, 500 मीटर अधिकांशतः इसका चांस होगा। तो 500 मीटर की ऊंचाई है, क्योंकि परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो पिछले प्रश्न आए हुए होते हैं, उनके रिकवर होने के कम चांस होते हैं, नए प्रश्न बनते हैं। अब नए प्रश्न कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं, यही बात इंपॉर्टेंट होती है, यही एक सब्जेक्ट की पकड़ की बात होती है। तो ये प्रश्न हो सकता है कि नागौरी उच्च भूमि की ऊंचाई कितनी है। पीछे मैंने आपको ये भी बताया था कि मरुस्थल की कुल ऊंचाई कितनी है, तो 150 से 300 मीटर, 150 से 300 मीटर की ऊंचाई आपको मरुस्थल की ज्यादा औसत ऊंचाई की बात हो रही है। यहाँ पर पूरे मरुस्थल की औसत ऊंचाई कितनी है, 150 से 300 मीटर, यानी कि औसत ऊंचाई आपकी 300 मीटर, और नागौरी उच्च भूमि की ऊंचाई पूछे तो 500 मीटर। अतः ये भूमि यहाँ पर ऊंचे क्षेत्र में स्थित है। ऊंचे क्षेत्र में स्थित होने के कारण इधर को ये नदी नहीं गई,
नहीं तो देखिए यहाँ वर्षा कम होती है, मरुस्थलीय भाग है तो वर्षा कम है, नदी जा नहीं रही है और पानी का निरंतर हो रहा है दोहन। पानी का निरंतर दोहन हो रहा है क्योंकि जो व्यक्ति हैं, पशु हैं, उनको उद्योग है, उनको पानी की कृषि है, सबको पानी की जरूरत तो होगी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? जमीनी पानी को बाहर निकालना। अब क्या है, जमीन में दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, एक तो है आर्सेनिक और एक है फ्लोराइड। ये दोनों तत्व जो है पानी में घुलनशील होते हैं। घुलनशील का मतलब ये आसानी से पानी में घुल जाते हैं और इनमें सबसे खतरनाक होता है आर्सेनिक। आर्सेनिक अगर किसी पानी में मिलता है तो वहां के लोग जीवित नहीं रहेंगे, 30 वर्ष 35 वर्ष में जाकर के ही वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी राजस्थान में आर्सेनिक की कमी है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा दूसरा जो तत्व है वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है राजस्थान के अंदर और उसमें भी खास तौर से इस नागौर क्षेत्र में, नागौरी उच्च भूमि में पानी का दोहन हो गया है तो इस फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई। फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है तो इससे एक रोग होने लगा लोगों में, फ्लोरोसिस। फ्लोराइड के कारण एक रोग हुआ, नाम है इस रोग का फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस रोग में होता क्या है तो दांत पीले पड़ जाते हैं, हड्डियां जो होती है वो कमजोर हो जाती हैं और कुबड़ापन आने लगता है, लोग झुकने लगते हैं। इसी को हम कहते हैं कुबड़ापन और इसी से बनती है कुबड़ पट्टी। कई बार ये प्रश्न पूछा है, अभी पिछली सेकंड ग्रेड में शायद इसको कहा है बांका पट्टी। तो बांका शब्द कोई इसका पर्यायवाची शब्द है, कोई अलग नहीं है। बांका यानी टेढ़ा और कुबड़ यानी टेढ़ा। तो बांका पट्टी क्या है, कुबड़ पट्टी क्या है? तो नागौर क्षेत्र से लेकर के अजमेर के बीच में पाए जाने वाला जो ये भाग है, इसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, इसलिए यहाँ पर ये क्या पाया जाता है, फ्लोरोसिस रोग पाया जाता है। और उससे क्या होता है, लोगों में कुबड़ापन आ जाता है, टेढ़ापन आ जाता है, बांकापन आ जाता है। इस तरीके से हमारे ये राजस्थान के मरुस्थल की बात आज कंप्लीट होती है। हमारे जो भी 4 वीडियो इस केवल एक टॉपिक का मतलब भौतिक प्रदेश में भी एक टॉपिक जिसका नाम था थार का मरुस्थल, इसमें हमने 4 वीडियो बनाए हैं। लगभग हर एक वीडियो 30 से 35 मिनट का है। इस तरीके से हमारे लगभग 2 घंटे की क्लास एक मरुस्थल टॉपिक पर कंप्लीट होती है। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा आगे की परीक्षाओं में आने वाली परीक्षाओं में सहायक सिद्ध होगा, प्रश्न हल करने में सिद्ध होगा। मैंने आपको प्रश्न बताए भी कि कहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, नए कैसे बनेंगे, कौन से बन सकते हैं। आप लगातार वीडियो पर बने रहें, आते रहें चैनल पर, प्रतिदिन आपको वीडियो मिल रहे होंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।